नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स में आज जो तीसरा लेक्चर है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं संविधान के संशोधन के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि संविधान का संशोधन तो बहुत बाद में आता है, ये चैप्टर ही बहुत बाद में आता है, लेकिन हमारे पढ़ने का पर्पज़ ये नहीं है कि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें। वी शुड बी एबल टू कनेक्ट ईज़िली, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम जल्दी से जल्दी जो जानने लायक हैं वो समझ सकें। तो एक जो लॉजिकल सीक्वेंस मुझे लग रहा है जो कि एक कॉमन सिटीजन की तरह हमें कनेक्ट कर सकता है हमारे संविधान से, उस तरीके से ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो संविधान के संशोधन की आज हम बात करेंगे। संविधान के संशोधन के लिए भारत का जो संविधान है उसमें कुल मिलाकर के 395 आर्टिकल्स हैं, 395 अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों के अलग अलग पार्ट्स भी हैं कुछ जगहों पे, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, ABC ऐसे करके कुल मिला के 395 ही हैं। ये जो 395 अनुच्छेद हैं, उन्हीं अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद है जिसको आर्टिकल 368 कहते हैं। अनुच्छेद हिंदी में कहते हैं, आर्टिकल इंग्लिश में कहते हैं। तो आर्टिकल 368 जो है वो ये बताता है कि भारत के संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। देखिए, भारत का संविधान अगर बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये पत्थर की लकीर हो गया। समय परिवर्तनशील है, समय हमेशा बदलता रहता है। महाभारत में भी आपने एक मैसेज देखा होगा जब भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को ये समझाया कि समय में परिवर्तन आ गया। जिस समय आपने अपनी प्रतिज्ञा की थी उस समय आप भविष्य नहीं जानते थे। आपको ये ध्यान रखना चाहिए था कि ये संसार परिवर्तनशील है, और इस संसार के परिवर्तनशील होने के कारण जो कुछ आपने आज प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को संकट में आना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो प्रतिज्ञा क्या थी? वो प्रतिज्ञा भीष्म पितामह का संविधान थी। उस संविधान ने पूरे देश को एक महायुद्ध में ढकेल दिया, जिसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। इसीलिए इस चीज़ से सीख लेते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संविधान निर्माताओं ने भी इस चीज़ को समझा है कि समय परिवर्तनशील है, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। कुछ नई चीज़ें जोड़नी पड़ सकती हैं, कुछ चीज़ें समय के साथ पुरानी हो सकती हैं, उन्हें हटाना पड़ सकता है। देयर शुड बी नो यूज़ उन चीज़ों का। इसी वजह से संविधान में संशोधन की बात सामने रखी गई। कोई भी चीज़ संसार में परमानेंट नहीं है, हर चीज़ में परिवर्तन होता रहता है। तो संविधान में भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि समय के साथ कुछ नई चीज़ें आएंगी। अब जैसे आज के समय में आप कंप्यूटर पर बैठे हैं, आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है स्मार्टफोन का यूज़ करके आज की डेट में आप पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके पास नई चीज़ें आ चुकी हैं पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए, पैसों के लेन देन के लिए। तो जब ये नई चीज़ें आई हैं तो इनमें भी अपराध होंगे, इनसे जुड़े भी कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो अनफोर्सीन सिचुएशंस हैं, जो भी न देखी हुई सिचुएशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जब भी आप कोई नियम बनाएं तो उनको ध्यान में रख कर बनाते हुए उसमें संशोधन की हमेशा गुंजाइश रखनी चाहिए। जो संशोधन की गुंजाइश नहीं रखता, ऐसा समाज ठहरे हुए पानी की तरह सड़ने लगता है। इसीलिए संविधान में संशोधन बहुत ही आवश्यक है, और समाज में भी संशोधन बहुत आवश्यक होते हैं। कोई भी ऐसा सांसारिक नियम, कोई भी ऐसा सांसारिक संविधान जो कि बनाया गया हो, जो परिवर्तनशील समाज के साथ जुड़ता हो, उसमें संशोधन की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। इसीलिए जब हम बात करते हैं परंपराओं की, तो परंपराएं क्या हैं? वो हमारे अपनी सुविधा के लिए बनाई गई हैं, ताकि हम अपने जीवन को मिलजुल करके समय के साथ आगे बढ़ते हुए निकाल करके जी सकें। लेकिन ऐसा समय भी आ सकता है कि जो हमने नियम बनाए थे, जो परंपराएं हमने बनाई थी, वो परंपराएं किसी के साथ अन्याय करने लगें, वो परंपराएं किसी का दम घोटने लगें। तो ऐसे समय में उन परंपराओं में संशोधन करना या उन परंपराओं में लचीलापन लाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो लौकिक परंपराएं हैं, सांसारिक परंपराएं हैं, वो अलौकिक चीज़ें नहीं हैं, परालौकिक चीज़ें नहीं हैं। जो परालौकिक चीज़ें हैं वो क्या हैं? वो हमेशा ही स्थिर चीज़ों का, यानी कि जो कभी नहीं बदलती, उनकी व्याख्या करती हैं। लेकिन संसार में जो हम कर्म करते हैं उनकी व्याख्या अलग है। वो हमेशा संसार जो है अपने नियमों के अनुसार बदलता रहता है। संसार में नई नई खोजें होने के कारण संसार चेंज होता रहता है, समाज बदलता रहता है। इसलिए जो कुछ भी बदलाव की तरफ जाता है, उसके संविधान में, उसके नियमों में भी बदलाव की गुंजाइश हमें हमेशा रखनी चाहिए। अन्यथा ऐसा समाज जो कि अपने संविधान में कोई संशोधन करने की गुंजाइश नहीं रखता, वो पीछे रह जाएगा, और एक दिन वो नष्ट भी हो सकता है। उसका पूरा समाज ही नष्ट हो सकता है, पूरा देश ही नष्ट हो सकता है। इसलिए संविधान निर्माण बड़ी ही जिम्मेदारी का काम था। आइए वापस आते हैं। आर्टिकल नंबर 368 जो था वो संविधान संशोधन से रिलेटेड है। और संविधान संशोधन हमने किस तरीके से लिया है? संविधान संशोधन, देखिए, हर देश के संविधान में संशोधन होता है। यूएसए का भी अपना एक संविधान है। वो संविधान बड़ा ही कठोर है। संविधान के कठोर होने का मतलब है कि उसको चेंज करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। संविधान जो यूएसए का है वो बहुत मुश्किल है चेंज करना उसको, इसीलिए उसको हम कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यूके का जो संविधान है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, बहुत आसान है, उसको चेंज करना बहुत आसान है। सिंपल मेजॉरिटी से, यानी 50% लोगों ने अगर उसको ठप्पा लगा दिया, मोर देन 50% लोग जो सदन में हैं, जो संसद में बैठे हैं,
यूके की जो संसद है उसमें बैठे हुए हैं, अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने उस पर अपनी सहमति दे दी तो संविधान में संशोधन हो जाता है। बहुत ही आसान है वहाँ पे, और हर संविधान में किसी भी तरह के संशोधन के लिए यही प्रक्रिया वहाँ अपनाई जाती है। भारत ने क्या किया, भारत ने देखा कि हमें जो है जिस तरीके से यूएसए चल रहा है हमारा देश वैसा भी नहीं है, और जिस तरीके से यूके चल रहा है हमारा देश वैसा भी नहीं है। इतना फ्लेक्सिबल भी हम नहीं हो सकते और यूएस के जितने कठोर भी हम नहीं हो सकते। अभी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों था। तो इसके लिए भारत ने क्या किया कि मिक्स लिया, दोनों का मिक्स लिया। कुछ जगहों पे हम रिजिड हैं और कुछ जगहों पे हम फ्लेक्सिबल हैं। कैसे हैं वो हम समझते हैं। रीज़न क्या था, सबसे पहले यूएसए की तरह हम अपना संविधान कठोर क्यों नहीं रख सकते थे, या फिर यूके की तरह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्यों नहीं रख सकते थे। कारण ये था कि डिफरेंस है हम में और यूएस और यूके जैसे कंट्रीज़ में। हम यूएस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, सिंपल सी एग्जांपल को लेकर के। यूएस का जो संविधान है ना, वो जो यूएस का जो ढांचा है, जो कंट्री है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है, वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 देशों का एक समूह है। ये देश क्या कर रहे थे, ये देश आपस में एक साथ आए और इन्होंने कहा कि चलो मिल करके एक फेडरेशन बनाते हैं। यहाँ पे देशों की मर्ज़ी शामिल थी, ठीक है, और उन्होंने मिल करके एक बड़ा फेडरेशन बनाया और उन्होंने कहा कि हम सब की सहमति से ही ये पूरा फेडरेशन चलेगा। तो जब सबकी सहमति से फेडरेशन चलेगा, जहाँ पे लोग साथ आ रहे हैं, एक दूसरे की ज़रूरत एक दूसरे को है, सबके अधिकार जहाँ बराबर हैं, ठीक है, यहाँ पे सबके अधिकार बराबर थे, इसीलिए वहाँ पर जो संविधान बनाया गया, वहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, फेडरेशन का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ पावर। फेडरेशन का मतलब ही होता है डिवीज़न ऑफ पावर। तो जब कई लोग एक साथ मिलकर के आते हैं तो हर किसी की पावर जो है इक्वल होती है, ठीक है। इसीलिए जो अमेरिका का संविधान है वहाँ पे हर किसी की पावर इक्वल होने के कारण ही वो रिजिड है। अगर वहाँ पे संशोधन करना है तो हर किसी की सहमति चाहिए, सभी की सहमति चाहिए। इसी वजह से वो क्या है, कठोर है। अगर कोई भी छोटा सा चेंज करना है तो वो पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सभी स्टेट्स को प्रभावित करेगा, तो उसको चेंज करने के लिए सभी की सहमति चाहिए ही चाहिए। और ऐसी स्थिति में संविधान का संशोधन करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई माने कोई ना माने। एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, हर मतलब कंट्री का ही नहीं, हर एक संस्था का भी एक संविधान होता है, जो कुछ रिटन जो रूल्स होते हैं वो उसके संविधान की तरह काम करते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा नाटो के बारे में। नाटो में 30 कंट्रीज़ थी, अब 31st कंट्री होने जा रही है फिनलैंड, कुछ समय में हो जाएगी। जो नाटो में 30 कंट्रीज़ हैं, अगर इस नाटो के ग्रुप में, नाटो का अपना एक संविधान है, हर ग्रुप का, हर संस्था का संविधान होता है। जैसे अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उस कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ कुछ और नहीं है, उस कंपनी का संविधान है। उसी तरीके से नाटो एक संस्था है, नाटो में 30 देश हैं, उन 30 देशों का अपना जो है मिला जुला एक संविधान है। नाटो ने एक संविधान बना रखा है कि अगर 31वें देश को शामिल होना है या किसी भी देश को, नए देश को शामिल होना है, तो जितने भी देश पहले से नाटो में शामिल हैं वो सब मिल करके जब तक सहमति नहीं देते, सब के सब 100% सहमति चाहिए। आप सोचिए कितना मुश्किल है नाटो का सदस्य बनना। 100 के 100 देश, 30 के 30 देश जब तक जो है अपनी 100% लोग, जब तक 100% कंट्रीज़ जब तक अपनी सहमति नहीं देते, तब तक नाटो का अगला मेंबर नाटो में शामिल हो ही नहीं सकता, जो नाटो का मेंबर बनना चाहता है। तो इस तरह की स्थिति है अमेरिका की। एक एग्जाम्पल से आपने समझ लिया कि अमेरिका का संविधान क्यों ऐसा है, क्योंकि वहाँ पर सभी देश अपनी मर्ज़ी से आते हैं, सबकी अपनी स्वायत्तता है, सबकी अपनी सोवरेनिटी है, और किसी की सोवरेनिटी दूसरे से कम नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस तरह के फेडरलिज्म को, यानी डिवीज़न ऑफ पावर को हम क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। लेकिन भारत का जो फेडरलिज्म है ये होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। हमारे देश में क्या है कि जब अंग्रेज़ छोड़ करके गए तो छोटे छोटे रजवाड़े और बहुत से छोटे छोटे राज्य, बहुत से छोटे छोटे ज़िले, बहुत सी चीज़ें छोड़ करके चले गए। अब इस देश को जो है हमें क्या करना था, एक ऐसी यूनिट बनाना था जो कि अपनी मर्ज़ी से, अपने देश से, अपनी यूनिट से अलग ना हो सके, ताकि हम एक मजबूत देश बनकर के सामने आ सकें। कारण ये है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे देश हैं जो हमें कच्चा खा जाने को तैयार बैठे हैं। हम चीन है, पाकिस्तान है। चीन की तो फिर भी एक बार को समझ सकते हैं, पाकिस्तान जैसा छोटा सा पिस्सू सा देश, वो भी सोचता है कि एक दिन पूरे भारत को हम खा जाएंगे और यहाँ पर जो है इस्लामिक मुल्क से बना देंगे। तो इस तरह के ख्वाब जो है मुंगेरी लाल के ख्वाब वो देखता रहता है। तो ये जो इंडिया है, इसीलिए इसको होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म बनाया गया, यानी कि आप आएंगे तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जा नहीं पाएंगे अपनी मर्ज़ी से। ये सब अपनी मर्ज़ी से आए। भारत में इन सबको अपनी मर्ज़ी से घुसने का मौका दिया गया था, और कुछ लोगों को ये कहा गया था कि कुछ को तो भारत संघ में शामिल किया गया, कुछ के पास मर्ज़ी थी, जो प्रिंसली स्टेट थे उनके पास मर्ज़ी थी, लेकिन उनको भी धीरे धीरे समझा करके पूरे भारत संघ में शामिल किया गया और एक भारत का निर्माण किया गया और सबको होल्ड करके रखा गया। यानी कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकता। जो सेंटर है, यानी जो सबको बांध के रखे हुए है, वो पावर ज़्यादा प्रभावी होगी रैदर देन अदर पावर्स के, ठीक है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 देश हैं, उसमें से कोई भी अगर कहे कि नहीं तुम्हारे साथ नहीं रहना है,
हमें अलग जाना है, नाटो में से किसी देश को निकलना है, निकलना आसान है, वहाँ पे जुड़ना मुश्किल है। हमारे यहाँ जुड़ना था आसान, जुड़ गए, निकलना मुश्किल है। ये होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। तो हमारा जो फेडरलिज्म है दैट इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और ऐसे फेडरलिज्म को हम कहते हैं क्वासी फेडरलिज्म। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर को कहा जाता है। इसी क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से हमारे देश में संविधान जो लिखा गया है उसको चेंज करना कई कुछ जगहों पे मुश्किल भी है और कुछ जगहों पे आसान भी है। कुछ जगहों पे मुश्किल क्यों है? क्योंकि कुछ जगहों पे राइट्स राज्य को भी दिए गए हैं, स्टेट्स को भी दिए गए हैं कि वो लॉ बनाए, कानून बनाए और अपने हिसाब से चले, और कुछ जगहों पे राइट्स सेंटर को दिए गए हैं तो अपने हिसाब से सेंटर जो है लॉ बनाएगा। लेकिन कुछ जगहों पे कॉमन लिस्ट रखी गई है जिसमें सेंटर भी कानून बना सकता है और राज्य की भी उतनी ही से है, या फिर जब सेंटर कानून बनाता है तो हो सकता है उससे राज्य के हित प्रभावित होते हैं। तो जहाँ पर सेंटर के कानून बनाने से राज्य के हित प्रभावित होते हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं वो कम होते हैं, ठीक है, उनके अधिकार कम होते हैं, तो उस केस में हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का प्रोसेस होता है उन सब्जेक्ट्स पे टफ होता है, रिजिड होता है, वहाँ पे हम रिजिड हैं। लेकिन जहाँ पे सेंटर का पूरा राइट है, जैसे सेंटर के पास पूरा अधिकार है कि किस देश के साथ वो संधि करेगा, किस देश के साथ युद्ध करेगा, किस देश से डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदेगा, किस देश से नाता रखेगा, किससे नहीं रखेगा, ये सारे राइट्स सेंटर के पास हैं। तो ये जो सेंटर के पास राइट्स हैं, इनमें अगर कोई भी चेंज करना है तो सेंटर की ही से चलती है, तो सेंटर आराम से इनको चेंज करा सकता है, सिंपल मेजॉरिटी से ये काम हो जाता है। लेकिन जहाँ पर स्टेट के जो राइट्स हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, वहाँ पर आसानी से ये चेंज नहीं हो सकता, और उस केस में जो है चीज़ों को चेंज करना मुश्किल होता है। कितना मुश्किल होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। और आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमारे यहाँ जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो 3 तरीके से किया जाता है। सिंपल तरीके से, जिसमें यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जैसे डिफेंस का सब्जेक्ट हो गया, देशों से फॉरेन रिलेशंस का सब्जेक्ट हो गया। इन फॉरेन रिलेशंस के सब्जेक्ट में, डिफेंस के सब्जेक्ट्स में हमारा जो सेंटर है आराम से वो काम कर सकता है, आराम से सिंपल मेजॉरिटी से वो चीज़ों को निकाल के ला सकता है, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है अभी हम समझ सकते हैं, क्योंकि पूरा राइट सेंटर के पास है तो सिंपल मेजॉरिटी से काम बन जाता है। दूसरा होता है मॉडरेट लेवल पे, यानी जो कि बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है चेंज करना जिनको, और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है चेंज करना। नॉर्मली इसमें क्या आते हैं, फंडामेंटल राइट्स आते हैं, हमारे मूलभूत अधिकार आते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मूलभूत अधिकार के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि हमारे वो अधिकार जो हमें संविधान ने हमें दिए हैं, उन अधिकारों की बात की जाती है। अगर उन अधिकारों में किसी भी तरह का संशोधन करना है तो वो चेंज मॉडरेट लेवल का होता है, यानी ना बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होता, बीच में होता है। थोड़ी दिक्कत होती है सबको बनाने में, ठीक है। और DPSP जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, यानी कि राज्य अपने राज्य में कानून बनाएगा तो किन बातों का ध्यान रखेगा, इन बातों को ध्यान में रखने के लिए एक पूरा का पूरा सेक्शन, एक पूरा चैप्टर बनाया गया है संविधान में, जिसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो, एक तो सेंटर कानून बनाएगा, ठीक है, सेंटर पूरे देश के लिए कानून बनाएगा, लेकिन जो राज्य है उसके पास भी कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ विषय उसको भी दिए गए हैं जिन पे वो कानून बना सकता है, ठीक है। वो 3 लिस्ट होती हैं। एक लिस्ट होती है आपकी राज्य की लिस्ट, एक होती है आपकी केंद्र की लिस्ट, एक होती है समवर्ती लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है, स्टेट, सेंटर एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स पे कानून जब भी राज्य बनाएगा तो हमारा जो संविधान है उसने कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं कि अगर आप कानून बनाएंगे अपने राज्य में अपने लोगों के लिए, तो लोगों के हित अधिक से अधिक आप सुरक्षित कर पाएँ, उसके लिए कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। वो कुछ चीज़ें क्या होंगी, वही नियम के रूप में, पॉलिसी के रूप में DPSP में डाल दी गई हैं, और उनको क्या कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। और इसी के तहत जो है इनको कानून बनाने होते हैं। और अगर इसमें कोई चेंज होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो वो चेंजेस मॉडरेट लेवल पे कहे जाते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं रिजिड लेवल पे। रिजिड लेवल पे कौन से होते हैं अमेंडमेंट्स? रिजिड लेवल पे वो होते हैं जहाँ पे राज्य के हित प्रभावित हो रहे हैं। अभी आपने कुछ समय क्या 2019 के आसपास आपने देखा होगा कि भारत में GST लागू हुआ, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुआ। तो जब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुआ तो हुआ क्या था कि ऐसा नहीं है कि GST केवल और केवल BJP लेकर आई थी। GST BJP लेकर आई, लेकिन BJP ने सही तरीके से काम कराया। कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने भी GST को अप्लाई करने का काम किया था, उसने भी अप्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही थी कि हमें पूरा का पूरा अधिकार है अकेले ही सिंपल मेजॉरिटी से GST लागू करने का। वो कह रहे थे कि केवल हमारा अधिकार है, केंद्र का ही अधिकार है, स्टेट का कोई से नहीं है, ठीक है। तो ये बात शुरू कहाँ से हुई थी? ये बात शुरू ऐसे हुई कि हमारी जो राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची है ना, इसमें वो सब्जेक्ट जब संविधान बना तब तो जो उनके सामने था वो उन्होंने सब्जेक्ट्स डाल दिए।
उस समय आईटी नहीं था, उस समय मोबाइल फ़ोन, साइबर क्राइम जैसी चीज़ें नहीं थी। साइबर क्राइम जैसी चीज़ें उस समय एग्जिस्ट नहीं कर रही थी 1947 में। तो उस समय इन सब्जेक्ट्स को शामिल नहीं किया गया था। तो जो सब्जेक्ट्स उस समय नहीं थे, उन सब्जेक्ट्स को क्या कहा गया था? रेजिडुअल पावर्स, रेजिडुअल सब्जेक्ट्स। ये जो रेजिडुअल हैं, यानी कि बचे बचाए सब्जेक्ट्स हैं, जो अभी नहीं सामने आए हैं, फ्यूचर में सामने आ सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? केंद्र को दिया गया, कि केंद्र के पास ही अधिकार होगा कि भविष्य में अगर कोई ऐसा विषय आता है जो इन तीनों सूचियों में से किसी सूची में नहीं लिखा गया है, तो उस विषय पर केवल और केवल कौन बनाएगा? केंद्र ही कानून बनाएगा, यानी सेंटर कानून बनाएगा। अब हुआ ये कि कांग्रेस ये कह रही थी कि ये जो जीएसटी का कानून है, ये नया टैक्स है, एक नई चीज़ है, एक नया सब्जेक्ट है। कांग्रेस ने इसको एक नया सब्जेक्ट कहा। जिस समय कांग्रेस का जब यूपीए का शासन था, उस समय इसको नया सब्जेक्ट कहा गया। इसी वजह से ममता बनर्जी एंड जो कंपनी थी वो सामने आई। उन्होंने कहा ऐसे कैसे तुम बना लोगे? उन्होंने कहा ये कि यार, ये जो तुम्हारी बात है कि ये संवर्ती सूची से हटके, केंद्र सूची से हटके और राज्य सूची से हटके एक नया ही विषय, ये बात तुम्हारी गलत है। पूरा का पूरा अपोजिशन सामने आया, उन्होंने बोला कि नहीं, ये सही नहीं है। तुम जो कह रहे हो कि ये नया टैक्स है, नया विषय है, ये बात सही नहीं है। बात यह है कि टैक्स वही है, जो टैक्स लग रहा था उस पर तुम्हारा भी अधिकार है टैक्स लगाने का, उन पे राज्यों का भी अधिकार है टैक्स लगाने का। वो जो टैक्स स्ट्रक्चर पहले था, उसी टैक्स स्ट्रक्चर को आप बदल रहे हो, कोई नया टैक्स नहीं ला रहे हो। जो जीएसटी है वो टैक्स स्ट्रक्चर में, पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में केवल एक बदलाव था, ना कि कोई नया टैक्स था। इसको आप समझते होंगे नया टैक्स, ये नया टैक्स नहीं है। एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव करके उसको जीएसटी के फॉर्म में सामने रखा गया कि अब ये रूल होंगे। रूल ही तो बदले हैं, टैक्स तो अभी भी लग रहा है ना। रूल ही तो बदले हैं कि किस तरह से सेंटर और स्टेट एक दूसरे पर टैक्स लगाएंगे, किस तरीके से सेंटर और स्टेट के टैक्स जो है किसी सामान पे लगेंगे, कितने सामानों पे टैक्स लगेगा, कितने सामानों को टैक्स से बाहर रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड की गई हैं? ये एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज करके ही तो डिसाइड की गई हैं। तो ये बात जो है, कांग्रेस, जो यूपीए सरकार और उसके बीच में जो अपोजिशन था, उसके बीच में एक टसल चल रही थी। जब तक ये टसल चलती रही, तब तक गवर्नमेंट बदल गई। 2014 में आई भाजपा ने उसी समय से काम शुरू कर दिया इन चीज़ों पर, और अंत में जा करके 2017 के आसपास जो है इन्होंने जीएसटी भारत में लागू कर दिया। और उन्होंने ये किया, जब उन्होंने जीएसटी को लागू किया तो उन्होंने ये समझा, उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ, ये बात सही है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर है, वो टैक्स स्ट्रक्चर जो कि स्टेट को भी प्रभावित करता है और सेंटर को भी प्रभावित करता है। अगर सेंटर कुछ करेगा तो स्टेट पे असर आ रहा है, उसके रेवेन्यू में कमी आ रही है, यानी जो कमाई है स्टेट की, उस कमाई में कमी हो जाएगी। ठीक है, उस कमाई पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर उस कमाई पे इम्पैक्ट आ रहा है जो स्टेट की कमाई है जीएसटी की वजह से, तो उस केस में स्टेट को भी और सेंटर को भी मिल करके इसको पास करना होगा। इन केसेस में जहाँ पर कि सेंटर जब कोई चेंज करे कॉन्स्टिट्यूशन में और वो चेंज स्टेट को भी इम्पैक्ट करे, देन इन दैट केस इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, और इनको कठोर संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि केवल और केवल संसद में कानून पास नहीं हुआ जीएसटी को लेकर के। जीएसटी जब संसद में पास हो गई तो उसके बाद इसको 15 राज्यों में और पास करना पड़ा। यही जो है रिजिड फॉर्म होता है। संविधान में संशोधन जब रिजिड फॉर्म में होता है, यानी वहाँ पर होता है जहाँ दोनों के हित प्रभावित हो रहे हों, जहाँ सेंटर के कुछ करने से स्टेट के किसी अधिकारों में कमी हो रही हो, कुछ अधिकारों में कमी हो रही हो, या सभी अधिकारों में कमी हो रही हो, या कोई अधिकार छीन लिया जा रहा हो जो कि संविधान से केंद्र राज्य को दिया गया है, तो उस केस में जो चेंजेस होते हैं संविधान में, वो चेंजेस रिजिड संविधान संशोधन यानी कि कठोर संविधान संशोधन कहे जाते हैं। और उसके लिए केवल और केवल संसद में उसको पास नहीं करना होता, उसे बाहर जाके, संसद से बाहर जाकर के जो पूरे भारत में जो स्टेट हैं, उस समय 29 स्टेट थे, उन 29 स्टेट्स में भी जो है 50% स्टेट, उन 29 स्टेट्स में से 50% स्टेट्स को पास करना होता है जीएसटी, और उन्होंने पास किया था। तो आप सोचिए ये लंबा प्रोसेस है। हो सकता है कि मतलब आप सोचिए कि आधे से ज़्यादा स्टेट पास कर दें, हर जगह आपकी गवर्नमेंट भी नहीं है कि आप पास करा लें, तो ये एक बड़ा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए ये कठोर भी है भारत का संविधान संशोधित करने के लिए, और आसान भी है कुछ मामलों में, कुछ विषय में आसान भी है। इसलिए दोनों का मिक्स इसको कहा जाता है कि भारत के संविधान को संशोधित करना ईजी भी है और टफ भी है। कुछ सब्जेक्ट्स में ईजी है, कुछ सब्जेक्ट्स में टफ है। अब हम आते हैं कि किस तरीके से, किस मेजॉरिटी से पास किया जाता है संविधान संशोधन को। उससे पहले हम मेजॉरिटी को समझ लेते हैं कि कितने तरह की मेजॉरिटी होती है, कितने तरह की मेजॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में किसी संविधान संशोधन को पास किया जाता है। पहला आप समझिए सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जितने लोग संसद में उस दिन उपस्थित हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है किसी बिल पे,
किसी बिल पे जैसे कोई प्रस्ताव रखा गया, उस प्रस्ताव पे कितने लोग मान जाते हैं, हाथ उठा देते हैं, हाँ भाई हम हैं, हम हाँ कहते हैं। अगर वो लोग जो उपस्थित हैं, सदन की टोटल काउंटिंग, हम आपको पता है कि 543, अगर नहीं पता है तो 543 टोटल सदन की हमारी लोकसभा की हमारी जो है स्ट्रेंथ है, उसमें 543 मेंबर हैं। 543 से इसमें मतलब नहीं होता, इसमें मतलब होता है कि जो लोग उपस्थित हैं, जितने लोग भी उस दिन सदन में आए हैं, उसमें से अगर 50% लोगों ने भी वोटिंग दे दी, ग्रेटर देन 50% लोगों ने वोटिंग कर दी हाँ में, तो वो बिल पास माना जाएगा। तो सिंपल वाला जो बिल होता है, सिंपल मेजॉरिटी से ऐसे ही पास किया जाता है कि जो लोग उपस्थित हैं, पूरी स्ट्रेंथ नहीं, 543 के 543 नहीं, पूरी स्ट्रेंथ नहीं, केवल और केवल उतने लोग जो उपस्थित हैं सदन में, और उनमें से जो उपस्थित हैं उनमें से भी 50% से ज़्यादा, 50% से एक ज़्यादा ने अगर उसको पास कर दिया, इतने लोगों ने अगर पास कर दिया, तो सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हो जाता है। तो जो बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जाते हैं, जैसे आपके डिफेंस को लेकर के और इन चीज़ों को लेकर के, क्या नाम है, आपके फॉरेन रिलेशंस को लेकर के, वो सारे के सारे आपके लोकसभा में, राज्यसभा में, कहीं पर भी इनको शुरू किया जा सकता है। लोकसभा में भी रखा जा सकता है संविधान संशोधन बिल को, और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको राज्यसभा में या लोकसभा में से किसी एक जगह रखा जाए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कि कौन से बिल लोकसभा में ही आ सकते हैं, कौन से राज्यसभा में ही आ सकते हैं। संविधान संशोधन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको याद रखिए कि ये जो बिल है, ये लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं पर भी रखा जा सकता है, किसी भी जगह पर रखा जा सकता है। बाकी कुछ बिल ऐसे होते हैं जो केवल लोकसभा में ही आ सकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल राज्यसभा में भी आ सकते हैं। एक ही दो हैं ऐसे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों के माध्यम से आप दूसरी चीज़ों को भी कनेक्ट कर लीजिए, टच कर लीजिए उन चीज़ों को भी, ठीक है। तो इससे आपका थोड़ा परव्यू बड़ा हो जाएगा। आइए जो है ये 50% की बात हो रही थी, इसको समझते हैं। मान लीजिए 543 मेंबर्स हैं, मान लीजिए उसी दिन 10 ही लोग आए, तो क्या 6 लोग अगर पास कर देंगे तो संविधान संशोधन पास हो जाएगा? ऐसा नहीं है। एक चीज़ और होती है, उसे भी आप याद रखिए, उसे कहते हैं कोरम, ठीक है। कोरम के बिना जो आपका संसद है वो चलती नहीं है। उस दिन संसद स्थगित कर दी जाती है जिस दिन कोरम पूरा ना हो रहा हो। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, एमपीज़, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, कम से कम कितने लोगों के होने पर ही संसद चलेगी उस दिन, उसी को कोरम कहते हैं। और ये कोरम पता है कितना होता है? टोटल स्ट्रेंथ का 10% होता है, यानी 543 अगर मेंबर्स हैं टोटल, तो 54 या 55, मतलब 54 होगा, 54.3 आता है, तो कम से कम 54 लोग चाहिए सदन को चलाने के लिए। तो अगर उस दिन 54 लोग या उससे ज़्यादा हैं तो उस दिन वोटिंग कराई जा सकती है। कोरम पूरा होना चाहिए, बिना कोरम के सदन नहीं चलेगा। कोरम पूरा होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कोरम के बाद क्या हो कि जितने भी लोग उपस्थित हैं उसमें से 50% + 1 अगर वोटिंग आ जाती है, जैसे 54 हैं तो अगर 28 लोग वोट दे देते हैं, 27 आधा हुआ और 28 एक ज़्यादा हुआ 27 से, तो अगर 58 लोग वोट दे देते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बिल पास हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी वाला बिल पास हो जाएगा। कोरम पूरा होना चाहिए। 100 लोग हैं, 200 लोग मान लीजिए आए हैं, तो 101 लोगों के वोटिंग करते ही ये पास हो जाएगा। तो इसको पास करना आसान होता है, ये आसानी से पास किया जा सकता है, और ये उन विषयों में पास किया जाता है, उन विषयों पे इस्तेमाल किया जाता है जो सेंटर के पास होते हैं, क्योंकि सेंटर का पूरा अधिकार होता है उन विषयों पे, इसीलिए सिंपल मेजॉरिटी से वो करवा लेते हैं। दूसरी मेजॉरिटी होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? कुछ बिल ऐसे होते हैं जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मांगते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है टोटल स्ट्रेंथ, कोरम से लेना देना नहीं है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब 543 हैं तो इनका 50%, यानी अगर आप इनका 50% निकालेंगे तो 540 का मतलब यानी कि 270, 271, 272 के आसपास आता है, 272 आता है। तो 272 लोगों ने अगर इसको पास किया कम से कम, तब जा कर के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ये बिल पास माना जाएगा। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का केस वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे चीज़ें मॉडरेट हों, ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हों, ना ज़्यादा टफ हों। उन केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे सेंटर स्टेट के बीच में थोड़ी सी डिफरेंस हो सकते हैं, या फिर कुछ राइट्स कम हो रहे हों, या DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या कोई ऐसी पॉलिसी है जो संविधान में दी गई है, नागरिकों के अधिकार को कम कर रही है, या फिर नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं को कम कर रही है। उस केस में इसको थोड़ा सा ही मुश्किल हो जाता है। आप सोच के देखिए कि अगर हमारे मूलभूत अधिकारों में जो हमें राइट्स दिए गए हैं संविधान की तरफ से, उसमें अगर कमी की जाए, ठीक है, अगर ये कहा जाए कि हमें पुलिस कभी भी उठा के ले जा सकती है और कितने भी दिन जेल में रख सकती है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना, तो आप सोचिए कि इस तरह के कानून को चेंज करने में थोड़ी मुश्किल आएगी, ठीक है। इसको मुश्किल आने के केस में ये कौन सी चीज़ हो जाती है, मॉडरेट लेवल का हो जाता है। उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी चाहिए होती है, प्लस एक और चीज़ चाहिए होती है, उसको हम देखेंगे क्या चाहिए होती है। वो चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस।
2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं, ये टोटल का नहीं है, 543 का नहीं है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। मान लीजिए केवल और केवल 300 लोग ही उपस्थित हैं, तो 300 में से अगर 200 ने पास कर दिया, तो 201 लोगों ने या 200 लोगों ने, तो ये स्पेशल मेजॉरिटी कही जाती है और ये बिल पास हो जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी का और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मिक्स यूज़ किया जाता है किस में? जब मॉडरेट लेवल के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं, यानी संविधान संशोधन जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, जैसे हमारे मूलभूत अधिकारों में, हमारे राइट्स जो होते हैं उनमें अगर कमी की जा रही है, उस केस में, या हमें और राइट्स दिए जा रहे हैं, उस केस में क्या होगा, स्पेशल मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मिक्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो भी मॉडरेट लेवल के चेंज होते हैं उनमें मिक्स यूज़ किया जाता है, स्पेशल और एब्सोल्यूट का। ठीक है, अब आइए देखते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने लायक हैं। ठीक है, अब जैसे आपका जो जीएसटी था, उस केस में क्या किया गया था, वो बहुत ही बड़ा चेंज था। उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल तीनों का यूज़ किया गया था। एब्सोल्यूट और स्पेशल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से और स्पेशल मेजॉरिटी से पूरे बिल को पास किया गया। कहाँ? संसद में, लोकसभा राज्यसभा में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, मान लीजिए टोटल 300 लोग हैं। ठीक है, 300 लोग सदन में ही हैं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। 300 में से मान लीजिए केवल और केवल 280 ही आए हैं, तो 300 का आधा क्या हुआ? 150 + 1 करेंगे अगर, तो 151 हो गया। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, 280 आए हैं उससे मतलब नहीं है, 300 टोटल स्ट्रेंथ है, तो 151 को पहली चीज़ आप याद रखिए। दूसरी चीज़ आप ये याद रखिए कि 300 का 2/3 यानी 200 लोग। ठीक है, ये दोनों कंडीशन पास होनी चाहिए आपकी, दोनों कंडीशन पास होनी चाहिए 280 में से जो उपस्थित हैं। ठीक है, उपस्थित हैं, आए हैं, जो उपस्थित होकर के वोट दे रहे हैं, उनके होने पे भी, भले ही 300 से कम है, 300 की उपस्थिति जरूरी नहीं है, भले ही 280 आए हैं, लेकिन 280 में से 200 के 200 को ये इसको पास करना पड़ेगा। पहले 151 से पास करना पड़ेगा। अगर यहीं पे फेल हो जाते हो आप, तो वोटिंग होगी ही नहीं है 2/3 वाली। ठीक है, आप यहाँ तो वोटिंग जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से तो पास कर लें, साथ ही साथ क्या होगा, ये जो आपकी 2/3 वाली स्पेशल मेजॉरिटी है, इससे भी पास करना होगा। यानी कुल मिलाकर के 200 वाली भी जो बैरियर है, इसको क्रॉस करना होगा। तो 280 के होने पर भी 200 लोग जब उसको पास करेंगे, तभी जा कर के वो जो है पास होगा। ठीक है, यानी कि जो स्पेशल मेजॉरिटी है वो प्रिवेल कर जाती है उसके ऊपर। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी दोनों के केस में ही मिला करके इसको लिया जाता है। दोनों ही पास होने चाहिए, ये भी पास होने चाहिए और ये भी पास होना चाहिए। ठीक है, दोनों के पास होने पर ही ये बिल पास होता है। तो सबसे पहले जो जीएसटी का बिल था, एब्सोल्यूट प्लस स्पेशल मेजॉरिटी से मिला करके पास किया गया, और उसके बाद क्या किया गया, राज्यों को भेजा गया। 29 राज्यों को भेजा गया। 29 में से 15 राज्यों को इसे पास करना था अपने सदन में। अपने, जैसे हमारा लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही राज्यों में क्या होती है, विधानसभा और विधान परिषद होती है। कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, सब हम पढ़ेंगे। सो जो वहाँ पे राज्यों में गया, वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करना था। दैट हैज़ टू बी पास विद द सिंपल मेजॉरिटी। सो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास करना था। तो उन लोगों ने, 15-16 राज्यों ने उसको जैसे ही पास कर दिया, वैसे ही जीएसटी पूरे देश में लागू हो गया। तो ये जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके बारे में आपने समझ लिया कैसे किया गया। आई होप कि आपको सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होते हैं उसके बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे, और जीएसटी के एग्जाम्पल से भी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और बाकी एग्जाम्पल से भी चीज़ें आपने समझी होंगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर करने लायक हैं, जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बिल संविधान में रखा जाता है, सदन में रखा जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी में भी लाया जा सकता है। तो जब वो लाया जाता है तो प्रेसिडेंट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति की अनुमति से ही सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जो संविधान संशोधन का बिल होता है, वहाँ पे राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं होता। पूरी तरह से संसद ही सर्वोच्च होती है। इसीलिए राष्ट्रपति का जो है प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति की मुहर लगना जरूरी है केवल लास्ट में, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है। उसके अलावा क्या होता है, कई बार क्या होता है कि मान लो कोई बिल आया, वो बिल लोकसभा में आया, वो बिल राज्यसभा में आया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास ही नहीं किया, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास ही नहीं किया। तो जो साधारण बिल होते हैं, दूसरे कुछ बिल हो गए, कोई दूसरा बिल हो गया, उस केस में क्या होता है, संविधान संशोधन का नहीं, दूसरा कोई बिल, कोई नया कानून बना रहे हो, कोई दूसरा कानून बना रहे हो, उस केस में अगर आपके बिल अटक जाते हैं, जैसे राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास नहीं किया, तो उस केस में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। उस ज्वाइंट सेशन में वोटिंग कराई जाती है, और तब ये डिसाइड किया जाता है कि इस बिल को पास होना है कि नहीं होना है। लेकिन जो आपका संविधान संशोधन का बिल है, जहाँ पे संविधान में संशोधन की बात आती है, वहाँ पे ज्वाइंट सेशन नहीं होता।
वहाँ जॉइंट सेशन नहीं होता, संयुक्त सेशन वहाँ पे नहीं होता। प्रेसिडेंट के पास एक राइट होता है, जब लोकसभा ने भी किसी बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने भी किसी बिल को पास कर दिया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास ये साइन होने को जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति समझता है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, तो उसके पास एक अधिकार होता है वीटो का, ठीक है। वो उसको वीटो कर सकता है, मना कर सकता है पास करने से, उसको रोक सकता है। एक निश्चित समयावधि होती है, एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड के बाद अगर उसको उसने नहीं किया, कुछ बिल के साथ ऐसा होता है, अगर उसने नहीं पास किया, कुछ नहीं कहा, अपने पास रख लिया, तो क्या हुआ कि उसको पास नहीं माना जाता और फिर वो कानून नहीं बनता। इसको कहा जाता है प्रेसिडेंट की वीटो पावर। लेकिन ये केवल दूसरे बिलों में होता है। संविधान संशोधन का बिल ही अलग होता है, बाकी कानून बनाने का बिल अलग होता है। जैसे महिलाओं के लिए कानून बनाने हैं, बच्चों के लिए कानून बनाने हैं, उस केस में बिल अलग होते हैं, लेकिन संविधान संशोधन का बिल अलग होता है। संविधान में संशोधन का बिल ही अलग होता है, ठीक है। जैसे एक समय पे शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं था, आज के समय में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो जब शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तो संविधान में क्या किया आपने, चेंज किया। तो संविधान में चेंज करने वाला बिल अलग होता है और नॉर्मल बिल अलग होता है, जो जिससे नॉर्मल कानून बनते हैं। जो नॉर्मल कानून बनते हैं उन बिल पे प्रेसिडेंट वीटो कर सकता है, यानी उसको रोक सकता है, उसको बनने से, कानून बनने से पूरी तरह से रोक सकता है। लेकिन जो बिल संविधान संशोधन वाला बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला बिल है, वहाँ पे प्रेसिडेंट कोई भी वीटो नहीं कर सकता, उसको ये अलाउ ही नहीं है। ये भारत का एक और संविधान संशोधन हुआ था 24वां, पहले ये कर पाता था, लेकिन 24वां संविधान संशोधन जो हुआ, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ, तो प्रेसिडेंट से ये राइट छीन लिया गया कि अगर संविधान में कोई भी संशोधन होगा तो वहाँ पर संसद ही सर्वोच्च होगी, आप सर्वोच्च नहीं होंगे, आप वीटो नहीं कर पाएंगे, आपको केवल साइन करना है, ठीक है। तो अगर आप देखें कुल मिलाकर के, तो भारत के संविधान में संविधान को संशोधन का पूरा अधिकार भी किसके पास है, संसद के पास है, केंद्र के पास है। राज्य कभी भी संविधान संशोधन के लिए आगे नहीं आ सकते। बिहार, पंजाब, कोई भी प्रदेश उठ करके सामने नहीं आ सकता और ये नहीं कह सकता कि संविधान में संशोधन करने का मन कर रहा है जी, हम करवाएंगे, वो नहीं करवा सकते। केवल और केवल संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन लोगों के बीच में संविधान संशोधन बिल घूमता है, इसके अलावा कहीं नहीं घूमता, जब तक कि उसका असर राज्यों के अधिकारों को कम करने पे ना आ रहा हो। अगर किसी संविधान संशोधन से राज्यों के अधिकार कम हो रहे हों, जैसे जीएसटी के केस में हो रहा था, उनकी कमाई कम हो रही थी, आपने सुना होगा ना कि राज्य शोर मचा रहे हैं, हमारी कमाई कम हो गई, हमें रिएम्बर्स करना होगा सेंटर को। ये सारी बातें आप क्यों सुन रहे थे, रिएम्बर्समेंट क्यों कर रहा था? इसी सब चीज़ों के लिए राज्य शोर मचा रहे थे कि हमारी कमाई कम होगी, तुम हमें दोगे क्या, हमारी कमाई को रिएम्बर्स कैसे करोगे, उसको कंपनसेट कैसे करोगे? तो उसको कंपनसेट करने का जो शोरगुल था वो इसीलिए था क्योंकि राज्य के हित प्रभावित हो रहे थे, और इसीलिए वो आपका जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और ये इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने अपनी, अगर आप मेरी एज के हैं तो पहली बार शायद आपने अपने होशो हवास में देखा होगा, हुए और भी होंगे, लेकिन अपने होशो हवास में इतना बड़ा चेंज हमने पहली बार देखा था। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो है एंगल है जिसके माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। इस तरीके से ये लोग चेंज करते हैं। अगर आप देखें तो सेंटर के पास ज़्यादा राइट्स हैं कुछ मामलों को छोड़ करके, क्योंकि सेंटर के पास ज़्यादा राइट्स हैं, इसलिए हमारा संविधान जो है यूनिटरी बायस है इसका, किसकी तरफ, सेंटर की ओर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिटरली बायस्ड टूवर्ड्स द सेंटर। राज्यों के पास अधिकार कम है, इसीलिए कई बार ये चीज़ पूछी जाती है कि हाँ हमारा जो संविधान है वो यूनिटरी टिल्टेड है, इसके बारे में कुछ आप कमेंट्स कीजिए। तो कमेंट्स में ये सारी कहानी आप बता सकते हैं, संविधान संशोधन की कहानी ही काफ़ी है इसको बताने के लिए, ठीक है, यही बतानी ही होती है। अगर कोई पूछता है देन यू कैन टेल दिस थिंग, ठीक है। तो ये था संविधान संशोधन के बारे में। आगे फिर हम इसको दोहराएंगे, क्योंकि हम पढ़ ही इस तरीके से रहे हैं ताकि हम बार बार चीज़ों को टच करें, इसीलिए हम इन चीज़ों को पकड़ रहे हैं जहाँ से 3-4 चीज़ें और कनेक्ट होती हैं। जैसे आज आपने कोरम के बारे में भी सीख लिया, कोरम के बारे में भी समझ लिया आपने, जो है स्पेशल मेजॉरिटी और ये सारी चीज़ें भी समझ ली। उसके अलावा आपने कोरम के अलावा राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची, इसके बारे में समझ लिया कि ये भी एक लिस्ट है, ये लिस्ट जो है बनाई गई है, इस लिस्ट के बारे में भी जान लिया। ये लिस्ट आपकी शेड्यूल 7, शेड्यूल के बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। शेड्यूल 7 एक शेड्यूल होता है, कुल मिलाकर के 12 शेड्यूल हैं आज की डेट में, उसमें से जो 7वां शेड्यूल है उसमें ये लिस्ट बनाई गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि शेड्यूल क्या है, पार्ट्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन ये सीक्वेंस उसी तरीके से बनाए रखेंगे हम जिसमें आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए एंड मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आए। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तीसरा वीडियो है मेरे चैनल पर। मेरा एक चैनल था जो कि किसी वजह से जो है बंद हो गया,
ये नया चैनल मैंने शुरू किया है, आप जुड़े रहिए। जो कुछ भी मुझे आता है, जो कुछ भी आपको आना चाहिए एज अ जागरूक नागरिक है, एज अ अवेयर सिटीजन, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लाइक दिस वीक आई स्टार्टेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट वीक इट विल बी फॉर द फॉर द इकोनॉमिक्स। अगले वीक में हम इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स उठाएंगे और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, और जो टर्म्स आप सुनते रहते हैं उन टर्म्स को आप समझेंगे उन वीडियोज़ में। तो अगला जो वीक है उसमें 3 वीडियो आपके उसके आएंगे इकोनॉमिक्स के, ठीक है। जो 11th और 12th की जो बेसिकली इकोनॉमिक्स से जो पढ़ाई जाती है हमारे कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में आपने पढ़ी होगी, उसी को पढ़ा रहा हूँ मैं। कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ। इट्स लाइक कि जो कुछ मुझे पता है, जैसे चीज़ों को समझा है, वैसे हम आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए अगर इसमें कुछ और ऐड करना है या कुछ मैंने गलत बता दिया है तो उसमें आप ऐड करिए, नीचे कमेंट लिखिए एंड लेट मी नो कि इसमें और कौन से सब्जेक्ट्स हम शामिल कर सकते हैं अपने चैनल पे। और इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।